बारिश को तरसते कराची वाले आज खुश हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश, गर्मी जाती रही, मौसम खुशगवार हो गया। सावन के पकवान की तैयारियां भी शुरू। बुजुर्ग इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी से हुकूमत की नेकनामी में इजाफा नहीं हुआ। मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को हथकड़ियां लगाकर अदालतों में रुस्वा करने का अफसोसनाक सिलसिला खत्म होना चाहिए। और ईद उल अज़हा करीब आ गई। अब्दुल्ला सुल्तान कुर्बानी के जानवर की तलाश में निकल पड़े। 3 ऑप्शन सामने हैं, आपसे मशवरा दरकार है। जनाब, ये मशवरा तो आपसे होगा ही। I like the brown one. You like the brown one? Yeah. देखते हैं कि आपकी क्या राय आती है और इस राय के इजहार के लिए आप हमारा ट्विटर हैंडल @JioPakistan TV इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस सबसे पहले आपको बता दें कि जनाब कराची में भी बिल आखिर बारिश अगर हो ही गई है तो आप सोचिए कि बाकी मुल्क में क्या हाल हो रहा होगा। नहीं सोचना, बिल्कुल आज मूड ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि देखिए, एक तो ऑब्वियसली हम पहले ही डिस्क्लेमर एक दे चुके हैं कि जहां बारिशों की वजह से तबाही आती है, ऑब्वियसली आवर हार्ट्स आर विद देम और हम दुआ गो हैं कि वहाँ उतनी बारिश ना हो। लेकिन हमारे यहाँ कराची वालों के लिए तो हम तो तरस गए थे, लिहाजा हमें तो थोड़ी सी भी बारिश मिले वो अच्छी चीज़ है। एक्सेप्ट कि शहर का क्या हाल हो जाता है वो तो मेरा ख्याल है कि अगर आज पूरा दिन बारिश चलती रही और अगर कल भी हो गई तो फिर हमें ज़रा बेहतर, क्योंकि बरसाती नालों में तो आपको पता है सिवाय शॉपिंग बैग्स और दीगर प्लास्टिक की अशिया के कुछ है नहीं, और रात से बहुत से इलाकों में बिजली गायब है। अगर आपके घर बिजली आ रही है तो आप वन ऑफ दोज लकी वंस हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, आपको जरा हाल बता दें। अंदरूनी सिंध बरसते बादल अब कराची पहुंचना शुरू हो गए हैं। कराची में आला सुबह से या रात गए से कह सकते हैं कि बारिश का सिलसिला जारी है। आई थिंक सुबह 4 बजे से हो रही है। हाँ, यानी कि फजर से कुछ देर पहले ही बारिश को तरसते शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मौसम खुशगवार हो गया है, लोग बारिश के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और घरों में सावन के पकवान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रोज एवरी सिंगल डे आप इस किस्म की कोई चीज कह देते हैं, क्या मतलब है सावन के पकवान की? मतलब क्या सावन के पकौड़े ही होंगे ना, और क्या होता है? हलवा पूरी तो वो तो हर रोज खाते हैं हम। गुलगुले, मीठी टिक्कियां, वो आप जैसे लोग ही होंगे जो बारिश के इंतजार में बैठे रहते हैं। मेरा ख्याल है कि आप जो है, वैसे ज्यादातर लोग इस टाइम पकौड़े तो नहीं बना रहे होंगे, इस टाइम चल रहा होगा ऑमलेट प्याज वाला और पराठे। दिस इज आवर स्टेपल ब्रेकफास्ट एवरी सिंगल डे। बारिश का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ के साथ। छोड़े अब्दुल्ला की सारी बातें, मैं बताती हूँ। महकमा मौसमियात ने मंगल तक शहर में वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। मुमकिन खतरात के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इंतजामात का जायज़ा भी लिया कि पता नहीं क्या उनको नज़र आया होगा। वैसे शहर में नाले कचरे से भरे हैं, जगह जगह कूड़े क्रिकेट से ढेर लगे हैं और शहरियों ने इस खदशे का इजहार किया है कि तेज़ बारिशों की सूरत में निकासी आब का मामला जो है वो शदीद परेशानी का बायस बन सकता है। एक्चुअली ये बिल्कुल होगा, बिकॉज इसके बारे में हम काफ़ी देर से वार्न भी कर रहे हैं। सिंध में सियासी जमातों की कशमकश का ये हाल है कि गुज़िश्ता रोज़ ही PTI के MNA आलमगीर खान की तंजीम फिक्स इट और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में ज़बरदस्त टकराव भी हुआ। अब्दुल्ला, क्या हुआ था? यानी ये सब कुछ भी हो गया जनाब, आपने सोशल मीडिया और टेलीविजन पर देखा ही था। उसके बाद सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। फिक्स इट पीपल्स पार्टी के कारकुनों में ज़बरदस्त टकराव हुआ। MQM के पास शहर की हुकूमत है जो पहले ही खामोश है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। ऐसे में शहरियों की मुश्किलात का कौन सोचेगा? इसके अलावा मौसम की सूरत हाल अगर हम आपको बताएं तो मीरपुर खास मैंने लिख के रखा हुआ है। हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, लाड़काना, मकरान, कल्लात, सिब्बी, नसीराबाद और योब में भी बादल बरसेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों पर्टिकुलरली मैदानी इलाकों में भी बादल गरज चमक के साथ बरसेंगे और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद गो के हर जगह बारिश हो रही है। मुल्क का तूलो अर्ज इस वक्त मानसून के बादलों की लपेट में है। I am just happy to be a part of the rest of the मुल्क। वरना लगता था कि बाकी मुल्क एक जगह और हम लोग एक जगह, अब हर जगह बारिश हो रही है। वो जो fear of missing out था ना, वो खत्म हो गया है। That is so true। अच्छा जी, एक दफा फिर कराची में मानसून का बाकायदा आगाज आज से बिल आखिर हो ही गया है और बारिश का ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है, उनीबा जमीर शाह हमें बता रही है। जी हाँ, कराची में मानसून का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। सिर्फ कराची वाले ही नहीं, अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, जितने भी पौधे हैं, दरख्त हैं, सबके रंग खिले खिले से नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सबको बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार था कि मानसून का आगाज़ कराची में हो ही जाए। सुबह सवेरे बारिश का ये सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद के इलाके में 12 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट और जो सरजानी टाउन है वहाँ पर तकरीबन 4 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाकी इलाकों में भी 2 से 3 मिलीमीटर तक बारिश के रिकॉर्ड
खटखट अभी सामने आए हैं। भारतीय राजस्थान में ये हवा का कम दबाव बना था, जिसके असरात पहले ज़ेरी सिंध में नजर आए, मिट्टी थरपारकर में नजर आए, अब कराची में इसके असरात नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बुध यानी 31 जुलाई तक कराची में वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रह सकता है। तो 3 दिन है हमारे पास, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं और दर्जा हरारत में भी कमी आई है, गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, हब्स बिल्कुल नहीं है। शुमाल मगरबी इलाकों से हवाएं चल रही हैं, तकरीबन 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं। जी वंडरफुल जी, 3 दिन हैं, ये भी जानकर तसल्ली हुई कि अब 3 दिन आप बारिश का मौसम एंजॉय तो कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा खौफ और सोरा धड़का ये भी आया है कि 3 दिन अगर यही इंतजामात के साथ बारिश इसी रफ्तार से होती रही तो हमारा और इस शहर का बनेगा क्या, क्योंकि अभी से सूरत हाल जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो गई है। अच्छा, उनीबा कह रही थी कि जगहों का डिफरेंट जिक्र कर रही थी, 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि लिटरली वो वाला कि थोड़ी सी धूप निकली तो खुश्क भी हो जाएगा। पिछले हफ्ते हम लोग लाहौर की एक जगह की बात, एक स्पेसिफिक लाहौर के अंदर एक जगह की बात कर रहे थे जहां 250 मिलीमीटर बारिश भी हुई थी और बिल्कुल ही जगह डूब गई थी। तो आप जरा डिफरेंस देखें, बट एनीवे वी आर नॉट कंप्लेनिंग, वी आर स्टिल हैप्पी कि यहाँ बारिश हो रही है। अब कितने दिन चलेगी ये दोबारा से हमें तस्दीक करानी पड़ेगी, बिकॉज वी कांट वेट कि जरा हफ्ता तो चले ना। तो डायरेक्टर मेट ऑफ, to be very honest, no, I'm not looking forward I for a tend to hafta of forget barish that in we are Karachi. okay. I tend to forget that we are in Karachi, and I guess the city itself is not equipped. It is not इतनी ज्यादा बारिश ले सके। डायरेक्टर मेट लेकिन दिल ऑफिस तो चाहता है। सरदार सरफराज हमारे साथ हैं, उनसे जरा जान लेते हैं, अपनी स्पेकुलेशन नहीं करते। अच्छा जी सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब अभी जरा पहले हम कराची की बारिश की बात कर लेते हैं और फिर बाकी मुल्क की तरफ जाएंगे। तो कराची में बारिश हो रही है, कब तक जारी रहेगी ये सवाल, और ये ऑलमोस्ट समझें कि एक बेट्स लगी हुई हैं लोगों की कि बारिश आज ही ख़त्म हो जाएगी, कुछ दिन चलेगी, कैसा सिलसिला चलेगा ये? जी नहीं, आज ख़त्म नहीं होगी, आज रहेगी वक्फे से, और शाम में और रात में तो इससे ज़्यादा अच्छा तेज़ स्पेल होगा, गरज चमक के साथ उम्मीद है कि बारिश होगी शाम में और रात में, और ये सिलसिला कल तक रहेगा, बल्कि परसों सुबह तक, परसों 10-11 बजे तक ये सिलसिला रहेगा। कभी तेज़ कभी हल्की ऐसे रहेगी बारिश कराची में। जी अच्छा, ये बताइएगा, कल सुबह 11 बजे तक कराची में तो बादल बरसते रहेंगे, लेकिन बाकी मुल्क और पर्टिकुलरली अभी सिंध और बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों की सूरत हाल बताइए, वहाँ कब तक बादल बरसेंगे? जी ये पूरे सिंध में रहेगा ये सिलसिला 2 दिन तक, पीर की सुबह तक, बुध की सुबह तक, ये आज कल और परसों बुध की सुबह तक पूरे सिंध में रहेगा। बिलखुसूस लोअर सिंध में ज़्यादा बारिश होगी, जितने आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, कराची, नवाबशाह, और अपर सिंध में होगी, लेकिन इतनी तेज़ नहीं होगी, वहाँ पर स्कैटर्ड बारिश होगी, कहीं कहीं होगी। और बलूचिस्तान के जो मशरकी हिस्से हैं, मशरकी अजला हैं, लसबेला, खुशदार, बारखान और ये जो सिब्बी, इन इलाकों में भी बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी उन इलाकों में भी। अच्छा सरफराज साहब, ये बताइए कि मॉनसून का पहला स्पेल ही कंसिडर करें ऐसे कराची और गिरदो नवाह में, ये एक ही स्पेल होगा या इसके बाद भी स्पेल्स आएंगे, साइकिल्स आएंगे मॉनसून बारिशों के कराची और इर्द गिर्द? जी देखें, पूरा अगस्त का महीना पड़ा है अभी, और सितंबर के मिड तक एटलीस्ट मॉनसून करंट्स आती रहती हैं, तो पहला स्पेल इसे नहीं कहना चाहिए, ये मतलब पहला तो है लेकिन आखिरी नहीं है, तो उम्मीद है कि आगे भी स्पेल आएंगे अगस्त के महीने में भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। राइट, चले ये तो हमें बड़ा अच्छा लगा। स्पेकुलेशन हम दोनों बैठ के इधर कर रहे थे कि आज ही ख़त्म हो जाएगी, चलेगी, थोड़ा सा डर भी था। चलें, हफ्ता नहीं तो 2-3 दिन तो कह दिया है, इधर तस्दीक होगी, परसों तक तो एटलीस्ट मेट ऑफिस से हमें पता चल गया है कि कराची वालों के लिए यू कैन स्टिल एंजॉय। अच्छा, ये हम आपको तो बता रहे हैं कि आप एंजॉय करें, लेकिन शहरी इंतजामिया और ज़राई हुकूमत और ये तमाम इदारे भी मुतहर्रिक हो जाएं, वो भी सुन लें कि परसों तक बारिश है। वैसे बारिश की पेशगोई तो काफ़ी दिन से थी, एक्चुअली और पर्टिकुलरली कि इलेक्ट्रिक भी ज़रा गौर खौस कर ले। सुबह बारिश स्टार्ट हुई है, बत्ती चली गई, लेकिन एनीवे ये जो आप सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उनसे भी हम मौक़िफ़ लेंगे कि क्या वो तैयार हैं। हमें शक है कि बिल्कुल कोई तैयार नहीं है इस बारिश के लिए, कभी भी नहीं होते, सो वील टॉक टू देम लेकिन लेटर इन द शो। अभी हम एक और बात पे बात करेंगे। अच्छा, असल में वो जो जिनसे हमने बात करनी है ना, वो खुद बारिश में ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो जैसे ही टू से दैट अभी मैं अच्छा बताना चाहती हूँ, जैसे ही वो दफ्तर पहुंच जाएंगे हम उनसे रब्ता करेंगे। अभी हम जरा आगे बढ़ेंगे और एक इशू जिसने सोशल मीडिया पे तूफान मचाया हुआ है, आप अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं आज जियो पाकिस्तान टीवी पे, क्योंकि आपकी राय भी बहुत अहम है और हम चाहते हैं कि जहाँ हर कोई अपनी राय दे रहा है, हर कोई अपनी राय दे रहा है। मुझे स्माइल इसलिए आ रही है कि मुझे नहीं समझ आती कि ये बातें लोग सोचते नहीं है करने से पहले, और माशाल्लाह हमारे इतने बड़े बड़े इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट
इतने रिस्पेक्टेबल आर्टिस्ट भी जब ऐसी बातें कर जाते हैं तो फिर हमें ज़रा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। जैसे कि वीकेंड पे क्या हुआ है कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े सीनियर अदाकार हैं फिरदौस जमाल। फिरदौस जमाल नाम ऐसा है, अ नेम विच नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मतलब इतनी बड़ी वो चीज़ है। और उन्होंने क्या कह दिया वीकेंड पे, वो कहते हैं कि अदाकारा माहिरा खान, उनके बारे में उनका ओपिनियन ये था कि वो हीरोइन मटीरियल बिल्कुल नहीं है। उनका ये कहना था, साथ साथ उन्होंने बस इधर ही नहीं रुके कि बस ये कह के रुक जाते, उनका ये भी कहना था कि एट बेस्ट वो एक बी ग्रेड मॉडल है। और उसके बाद बिल्कुल ही नहीं रुके और आगे ये भी कह दिया कि उनकी उम्र की हीरोइंस जो हैं उनको अब माँ के रोल्स करने चाहिए, इसलिए वो हीरोइंस के रोल में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब इसके बारे में ये सब कुछ कह दिया। और एक प्राइवेट टीवी चैनल के एक निजी टीवी पर उन्होंने कहा ये सारी बातें की। अच्छा, साथ में सॉरी टू से भी कहते रहे। हम बहुत ही मौदबाना अंदाज में फिरदौस जमाल साहब जो हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, उनसे कहेंगे कि सर अगर आप माहिरा खान के बारे में कमेंट्स पर नज़रसानी कर लें तो अच्छा है, बिकॉज इट वाज नेशनल टेलीविज़न और आप एक मुल्क की सेलिब्रिटी जो कि हज़ारों लाखों लोगों की चाहत हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माहिरा अच्छी अदाकारा नहीं है, उनका चेहरा मॉडलिंग के लिए अच्छा है, उम्र अब ज़्यादा हो गई है, ये सारा कुछ तो आपने सुन लिया। उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा इस बात पर रिएक्शन देने का। वैसे यहाँ पर एक और बात हम करना चाहेंगे। अच्छा, पहले तो रिएक्शंस की बात हो ही रही है तो माहिरा की खुद का रिएक्शन आप देख लें, जिसमें उन्होंने लिखा एक लाइन में उन्होंने लिखा, और क्या लिखा, मी रोलिंग, देसी रोलिंग, मतलब उन्होंने वो कपड़े देसी पहने हुए थे और बेसिकली उन्होंने हेटर्स को कह दिया कि अब जो हेट कर रहे हैं वो हेट करें, मैं क्या कर सकती हूँ। बड़ा ही ज़बरदस्त वैसे माहिरा का ये रिस्पॉन्स था, इन द सेंस कि भाई मुझे पता है मैं क्या हूँ, बाकी दुनिया ने जो कहना कहते हैं। जो एक्चुअली इस शो के मेज़बान भी थे, उनका रोल भी अब्दुल्ला, आई एम सॉरी लेकिन वो मुझे इतना, कोई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फैसल कुरैशी, रोल उनका इतना अच्छा नहीं लगा। क्योंकि एक एंकर का, एक होस्ट का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है उसको सही जगह आप लेके जाए। माना कि अगले के ओपिनियन को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो आगे से जैसे स्निकर खुशी होके बैठ गए ना। देखिए इन्होंने आगे से कुछ कहा ही होता है, ये उसका प्लेटफॉर्म होता है, आप अगले को इजहार राय की आज़ादी ज़रूर दें, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि कमेंट थोड़ा बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रहा है, वहां पर आपको इंटरवीन करना पड़ता है और आप विद ड्यू रिस्पेक्ट इंटरवीन करें और आप उसी टाइम ये बात करें। जब एक बात कर दी थी तो उसके बाद ये कहना कि हाँ ये मामला तो कहीं और चला जाएगा या आगे होगा, नहीं, उसी वक्त कहना चाहिए था। लेकिन उसके बाद कमेंट भी मुझे वैसे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर बात ये हुई कि लोगों के, और खासतौर पे हमारे बाकी सेलिब्रिटीज जो हैं, स्टार्स भी हैं, उनके कमेंट्स जो आना स्टार्ट हो गए, उन पे भी हमें कुछ एतराज़ हुआ। माना कि सारों ने माहिरा की साइड ली, लेकिन मावरा का जैसे एक सामने हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने फिरदौस जमाल साहब को लिखा कि इनकी 2 मिनट्स ऑफ फेम जो है, इनको खुशी हुई होगी ये बात करके, कुछ इस किस्म की बात की। 2 मिनट्स ऑफ फेम, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फिरदौस जमाल, मतलब किसी को डिफेंड करने में आप भूल ना जाएं कि आगे बात किसकी हो रही है। दिस वॉज नॉट जस्ट एनीबडी, एक आम बंदा अपना ओपिनियन नहीं दे रहा था, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। फिरदौस जमाल ऑलमोस्ट, मतलब इनका तो कोई मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता। अपनी जात में अदाकारी की, एक्टिंग की एक एकेडमी है, नोबडी इज टेकिंग दैट अवे फ्रॉम फिरदौस जमाल साहब। लेकिन मावरा, मतलब है कि आप एक्सपीरियंस और तजर्बा देखें, उनकी पोर बराबर भी तजर्बा नहीं है आजकल के अदाकारों का। अगर उन्होंने कोई बात की है जो कि बिल्कुल गलत है, आप उसे कंडेम करें, आप उसे कंडेम करें, बहुत नामुनासिब बात है, आप अपनी राय का इजहार करें, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो 2 मिनट ऑफ फेम या जो वो 4 मिनट मशहूरी के चाहिए थे तो वो ले लिए। नहीं, फिरदौस जमाल साहब को शायद अभी भी आजकल के अदाकारों से बहुत ज़्यादा, कई लोग ज़्यादा जानते हैं। हमें ब्रेक लेनी है। बात ऐसी हुई है कि उन्होंने ऐसी अजीबोगरीब आजकल की दुनिया में बात कर दी है कि इसकी उम्र तो माँ बनने की है। मतलब मुझे हंसी आ रही है इस पर, तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती, तो लिहाजा हम ब्रेक ले लेते हैं। और माहिरा, यू आर अ सुपरस्टार एंड आपको किसी से स्टैम्प की जरूरत नहीं है। माहिरा ठीक है, उन्हें पता है, शी इज कूल, उनको कोई असर नहीं हुआ इस चीज़ से। आपसे जब इनविटेशन आपको इनवाइट करते हैं कि हमें बताएं कि इस मौसम में आप क्या खा रहे हैं, तो फिर ज़रा दिल पे छुरियाँ चलना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि माशाल्लाह जो आप लोग तस्वीरें भेजते हैं और जो यहाँ लिस्ट है, कश्मीरी चाय, बाकर खानी, बॉयल्ड अंडे, पराठे, ये एक ही बंदा खा रहा है। मतलब ये जरा मुख्तलिफ लोग हैं जो हमें मैसेजेस कर रहे हैं। और ये आलू के पराठों से मुझे याद आया, तो मैंने अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दिया कि आज आलू के पराठे वाला मौसम है, बस ये काय फरमाइश नहीं की जाएगी, फरमाइश नहीं की, वो ऑकवर्ड लगता है कि आज आलू के पराठे खाने हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, ये आपकी सजेशन क्या थी? सजेशन थी ना, बस आप समझ जाएं, होपफुली प्रोग्राम में कोई देख रहा हो तो समझ अदाकारी जो मैं कहती हूँ ना कि स्टॉप डूइंग दिस, ये सब्लिमिनल मैसेजेस ना दे, भाई खाना है तो कहो कि खाना है, वरना कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और कराची में बारिश तो हो रही है, लेकिन बारिश को तभी इंजॉय करेंगे जब आप सही सलामत रहेंगे।
आप ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे, आपकी गाड़ी पानी में नहीं डूबेगी, खुदा न खास्ता आप किसी हादसे का शिकार नहीं होंगे। बिजली तो वैसे भूल ही जाएं, वो तो आती जाती है नहीं, बारिश में जो है आती जाती रहती है, आती जाती रहती है। आपको पता है माशाल्लाह कुछ छटाक बारिश हुई थी अभी पिछले दिनों जो हुई थी, और बाज़ जगहों पे 2-2 दिन बिजली नहीं आई थी। एक्चुअली हम अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम ऑफिस आए हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका भी हमने सुना था, और उसके बाद सारी चीजें जनरेटर पे चली गई। लेकिन वी आर स्टिल नॉट गोइंग टू से कि बिल्कुल ही खत्म हो गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। ज़रा देर हो गई इन्हें आने भी, क्योंकि बाहर सड़कों की सूरत हाल शायद अच्छी नहीं है। रेहान साहब, वार्निंग तो थी, अलर्ट भी थे, तैयारी क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तकरीबन 3 दिन से मुख्तलिफ़ जगहों पर मेयर कराची ने और DMCs ने मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी मशीनरीज डिप्लॉय की हुई हैं। बावजूद इस बात के कि ये 2 सोल्यूशंस हैं, एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। हम तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे काम कर रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो है ही नहीं कुछ जो होना चाहिए, जो शहर तकाजा करता है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ये है कि जनाब कचरे में शहर में नालों में, जो कि बरसाती नाले हैं, अलमिया ये है कि जो बरसाती नाले जो बरसात के पानी के लिए थे और जिनको रहना चाहिए बरसात के पानी के लिए, वो अब सेवरेज नाला है। ये जो नाले चल रहे हैं तो सूखे हुए होते थे आज से तकरीबन चंद डिकेड्स पहले तक। अब ये सेवरेज के नाले हैं, और लामोहला जब बरसात होती है तो वो ओवरफ्लो होता है वो, और अर्बन फ्लडिंग का बायस बनता है। बावजूद इन तमाम चीज़ों के जो शहर में जो बरसाती बड़े नाले हैं उनकी तादाद 11 से ऊपर है। छोटे बरसाती नाले जो हैं, मुझे भी बरसाती नाला कहते हुए अजीब सा लग रहा है, क्योंकि सेवरेज नाले बन चुके हैं बदकिस्मती से कि वाटर एंड और उसको बरसाती नाला कहना भी वैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट, चूंकि बरसात इतनी होती नहीं, अब वो नाले ऑल पर्पस हो चुके हैं। या फिर वो कूड़ा करकट डालने के लिए कूड़े के नाले बन डंप है, या फिर वो सीवरेज नाले। ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं। अच्छा, अब ये नाले जो थे ये अभी से थोड़ी बने हुए हैं, ये तो कराची में आबादी होने से पहले कुदरती तौर पे बने थे, जो कि पानी को समुंदर की तरफ ले जाने के लिए पानी खुद रास्ता बनाता है। फिर आबादी हुई, आबादी ने मिसयूज़ किया, और फिर वो जो मिसमैनेजमेंट हुआ, कच्ची आबादियों की बेहंगम तादाद, वर्टिकल एक्सपेंशन, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, और उसमें फिर सेवरेज के निज़ाम का ना देना, ये बायस बना। अच्छा, इस निज़ाम को सही किया जा सकता है। मेरी मालूमात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक इसके ऊपर काम भी कर रहा है, और काश के सिंध गवर्नमेंट जो उसकी जिम्मेदारी है, उनका काम है लेजिस्लेशन, आपका काम डेवलपमेंट का नहीं है। लोकल बॉडीज़ को, चाहे वो अर्बन सिंध की हो चाहे वो दही सिंध की हो, उनको जिम्मेदारी दें। आप डेवलपमेंट के काम और प्लानिंग के काम उनको दें। नालों की जहाँ तक बात है, देखें, नालों की सफाई का काम तो हो रहा है, लेकिन ये दोबारा हो जाएगा। अलमिया ये है कि गनी साहब की नीयत बहुत बड़ी अच्छी होगी, उन्होंने बात भी की, मीटिंग भी की 3 दिन पहले, और उस पर प्लानिंग भी की। लेकिन नीयत अच्छी होना उस वक्त उसका एक्शन बताता है आपका। 1 रुपया भी फंड या एक मशीनरीज भी एलोकेट नहीं की सिंध गवर्नमेंट ने। KMC और DMC खुद कर रहे हैं। चलें, ये भी एक तरफ, लेकिन क्या इस बात की एश्योरेंस देगी सिंध गवर्नमेंट के इस नाले की सफाई होने के बाद, जो कि कई दफ़ा हो चुकी है इन नालों की? सर, अब ये बता दीजिएगा फेंकने वालों को रुका जा सकेगा? से पहले कब हुई थी सफाई? मेरा ख्याल है 1.5 साल हो चुके हैं। 1.5 साल वाटर कमीशन की हिदायत पे 1.5 साल में सफाई नहीं हुई ना नालों की? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यूजलेस है। देखें, कौम का पैसा है, अव्वल तो पैसा नहीं लोकल बॉडीज़ के पास, और जो पैसा पूल इन करके नालों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ही अच्छा हो कि नालों के लिए जो प्लानिंग की गई है, इन नालों के अंदर सेवरेज के निज़ाम को जो डाला गया है वो निकाल कर सेवरेज के निज़ाम को मौसर बनाया जाए, ताकि सेवरेज की लाइंस सेवरेज के पानी को कैरी कर सकें। ये नाले तो बरसात के पानी को कैरी करने के लिए है ही नहीं। हमारे बड़े बताते हैं कि गुजर नाला, वहाँ पर इतना साफ़ और शफाफ पानी होता था कि मछलियाँ तैरती थी, और यही हाल बदकिस्मती से लाहौर के नालों का भी हो रहा है, बरसाती नालों का, क्योंकि उन्होंने वेस्ट वाटर डालना शुरू कर दिया है, सेवरेज वाटर डालना शुरू कर दिया है। कराची के नालों का तो हाल बदहाल है। खैर, वो तो पूछे ही ना। अच्छा, ये बात आपने सईद गनी साहब की बात की है, मेयर कराची से भी हम बात कर चुके, जिनसे बात करें उनकी आवाज़ में और उनके सारे स्टांस में होता है कि हैंड्स अप, हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। डजंट मीन कि हम एक्सक्यूज कर रहे हैं, नहीं, तो ये एक्सक्यूज ही लगता है कि मेयर कराची कहते हैं जी हमें तो कोई चीजें ही नहीं मिली, इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं है। सईद गनी साहब से पूछो तो उनके कोई और सर, पता है क्या फिर ख्याल आता है कि कुछ भी नहीं अगर आप कर सकते, क्योंकि आपको कोई कुछ करने नहीं दे रहा, तो फिर आप छोड़ दें ऑफिस, फिर आप कह दें जी मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे। देखें, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, और पॉलिटिकल सिस्टम में रेजिस्ट करना ज़रूरी है, पॉलिटिकली जमहूरी अंदाज में। वैक्यूम क्रिएट नहीं करना है, हाँ, और ना हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे ना करने देंगे,
वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब है कि आप फिर दूसरों के हवाले कर दें, जो कि जिन्होंने निज़ाम ही बर्बाद किया हुआ है। पॉलिटिकल सिस्टम में यही होता है कि नेगोशिएट करना है, डायलॉग करना है, जमहूरी अखबार इस्तेमाल करना है। It's not working. Clearly it's not working. लेकिन इसका मतलब ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ये भी एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप हाथ हैंड्स अप कर लें। देखें, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं फैक्चुअल। क्या इस बात से एग्री करते हैं कि लोकल बॉडीज़ एम्पावर होनी चाहिए? आर्टिकल 140A का निफाज होना चाहिए। आर्टिकल की वो शिक जो कि कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर शैल बी डिवॉल्व फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द लोकल गवर्नमेंट, क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए? कल वैसे आपने देखा भी वो फिक्सिट वालों का और वो झगड़ा हो गया पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनों का, तो आपका कोई वैसे मौक़िफ़ है? मुझे मेरा दो मौक़िफ़ हैं। अच्छा, दो हैं। एक मौक़िफ़ तो ये कि पॉइंट स्कोरिंग बंद करें, उस खड़े होने का कोई हासिल था, उस लड़ाई झगड़े का कोई हासिल हुआ, मास वाय पॉइंट स्कोरिंग, और मीडिया ने उसको इंगेज किया, मीडिया हाइप क्रिएट हुई। दूसरा मौक़िफ़ कि देखें, मैं भी कौमी असम्बली का मेंबर रहा हूँ, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लेजिस्लेशन करें और जमहूरी अंदाज में अपना हक इस्तेमाल भी करें, प्रोटेस्ट भी करें। ये मुनासिब नहीं है। और आलमगीर के साथ गलत हुआ, मेरा अपना ज़ाती स्टांस है, बीइंग एन एमएनए, उसके साथ उनको चाहिए नहीं था। उसका क्या काम है सड़क पर जाकर? आपका काम तो लेजिस्लेशन का करना है। टाइम बड़ा कम है हमारे पास। ये लास्टली बता दें कि अगर ये बारिश इसी तरह 2-3 रोज होती रहती है तो शहर का क्या बनेगा? देखें, अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उसको क्लियर किया जाए। कई जगहों पर इंक्रोचमेंट का काम हुआ है। इंक्रोचमेंट जहाँ पर कच्ची आबादी को बेहंगम अंदाज में बना दिया गया है, उस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करके कम से कम जो हाल हैं उनको बरसात के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये तो सिर्फ एक क्विक रिस्पॉन्सेस के तौर पर है, कहीं पर किया भी गया है। लेकिन किसी भी मुल्क में, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में भी बारिश के बाद कहीं पर डिज़ास्टर हो जाता है, कहीं पर प्रिकॉशनरी मेजर्स किए जाते हैं, और पानी को नशेबी इलाकों से ख़त्म होने में, हटने में कुछ ना कुछ टाइम अभी तैयार है। लेकिन बात ये है, तैयारी तो है, ये कॉन्वर्सेशन जरा लंबी होगी, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ कराची की अगर हम बात करें, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही कि हम कोई डिज़ास्टर फोर्सी करें। डिज़ास्टर सिर्फ यही है कि हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर नॉट वर्किंग टू देयर ऑप्टिमम। आप अपने घर की बाहर वाली गैलरी या फिर कोई भी ऐसी एग्जाम्पल ले लें जिसमें आपने परनाला बंद कर दिया हो, तो जाहिर है वो पानी भरेगा पहले टेरेस में, पहले छत पे, फिर वो आपके कमरों में आना शुरू होगा तो यही ना। दिस इज द एग्जैक्ट सेम सिनेरियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इधर आने का। नहीं होगी तो फिर यही होगा। फाइनली एक और चीज, अक्सर हमारी कॉन्वर्सेशन अराउंड दिस, ये नाले वगैरह की और ये किस तरह सफाई रखनी है और किस तरह आपने एक्सेस देना है अगर बारिश हो जाए, ये तभी कॉन्वर्सेशन होती है जब बारिश एक्चुअली हो रही होती है। उससे पहले उसमें मतलब और माशाल्लाह हमारे इश्यूज इतने हैं कि हम उन पे बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं, बट दिस इज समथिंग दैट शुड रियली बी रिजॉल्व्ड वंस एंड फॉर ऑल। जनाब, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक वर्क ऑफ आर्ट आपके साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे। मिट्टी के मुजस्समे बनाने वाले भी आपने कई देखे होंगे, लेकिन ये जो एक मुजस्समा हम दिखाने लगे हैं, अचानक से आपको लगता है कि ये मुजस्समा तो आपके दिल को छू गया है। ये एक हुनरमंद है, टंडो अला यार के बेमिसाल फनकार हैं, फ़कीरो इनका नाम है, खासी शोहरत रखते हैं। इन्होंने मिट्टी से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का शानदार मुजस्समा एक तैयार किया है, और फ़कीरो मकामी सतह पर और भी ऐसे मुजस्समे बना चुके हैं। इनके वालिद भी फ़न मुजस्समा साजी के उस्ताद थे और उनका ख़ानदान सदियों से इसी फ़न से मुंसलिक है। वो तो आपको इनके काम को देखकर ही अंदाजा हो जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो मतलब वैसे भी हाउ रियलिस्टिक, एंड मुझे अच्छा लगा है क्योंकि अगर आप या कराची में भी एक जगह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक पूरा फुल साइज बॉडी साइज मुजस्समा लगा हुआ है बोट बेसिन के पास, जो कि बिल्कुल इनका जो स्टैचर था उससे मैच नहीं करता। एक छोटे से कद वाला एक अजीब सा मुजस्समा, वो आई एम सॉरी आई डोंट लाइक इट। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड अ बस्ट, जो सिर्फ फेस और इतना अपर बॉडी का होता है उसको बस्ट कहते हैं। And this is so stunning कि वो वाकई लगता है कि इसमें से अभी निकल आएंगे। वो कराची में सभी ने देखा होगा, मेरा ख्याल है कि वो मुजस्समा ट्रिब्यूट से ज्यादा तस्हीक लगता है जो लगा हुआ है। बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि बल्कि मतलब बेनज़ीर भुट्टो का क्या स्टैचर था, वो उनसे मैच नहीं कर रहा, उसको नीचे लेके जा रहा है, उसको उतार दें और कोई और चीज लगा दें। ये कितना खूबसूरत था। अच्छा जी, प्रोफेसर अमर जिंदू कहते हैं कि फ़कीरो बड़े अना वाले फनकार हैं जो किसी समझौते पर तैयार नहीं होते। फ़कीरो किसी मुशीर या वजीर के दरबार में हाजिरी के कायल नहीं हैं। अगर किसी को उनके फ़न की ज़रूरत है तो
उसे उनके स्टूडियो जाना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें टंडो अलहयार जाना पड़ेगा इनसे मुलाकात करने के लिए। फैसिनेटिंग, मतलब क्या स्टोरी है बिहाइंड इट। बुजुर्ग इरफान सिद्दीकी पे आपको बताएं कि अजीब नौयत का मुकदमा जो है वो कायम हुआ, पुरअसरार अंदाज में गिरफ्तारी और फिर हथकड़ियों में पेशी। ऐसे काम किसी भी हुकूमत, ख़ास तौर पर जमहूरी हुकूमत को हरगिज़ ज़ेब नहीं देते। चंद सालों में मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की तज़हीक करने का सिलसिला अफसोसनाक है और अब किसी को तो बंद कराना होगा। डेफिनेटली इस चीज़ को बिल्कुल बंद होना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म के मुशीर, उस्ताद और एक कलमकार को जिस तरह गिरफ्तार किया गया है, इसकी तफसीलात खुद उन्होंने बयान की, ज़रा सुन लें। ये घर जिसकी बात हो रही है, ये मेरे बेटे का घर है। वो 50 साल की उम्र का है, कोई बच्चा भी नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है और उसने खुद दस्तखत करके एक एग्रीमेंट किया है और ये 20 तारीख को घर लगा है। 23 को वो उन्होंने टेक ओवर, 25 को ये गिरफ्तारी अमल में आ गई, 2 या 3 दिन के बाद। और गिरफ्तारी ऐसे नहीं हुई है कि मुझे कहा गया हो जी कि इस तरह का इशू है, आप आ जाएं। कोई नोटिस नहीं, कोई इतला नहीं, कोई खबर नहीं, कोई टेलीफोन नहीं। मुझ पर तो रेड किया गया रात को। मैं तो उस रेड का हिसाब चाहता हूँ। ये गिरफ्तारी इतने भौंडे अंदाज में की गई कि खुद हुकूमत भी इसका दिफा नहीं कर सकी। जिसने भी किया है उसने कोई फेवर नहीं की, ना पीटीआई को ना इमरान खान साहब को। मुझे तो ऐसे लगता है जिस तरह के ये नवाज लीग ने खुद ही कराया। ये तमाम तफसीलात मीडिया के ज़रिए जब मेरे नोटिस में आई तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब के भी नोटिस में लाई गई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस वाक़े की रिपोर्ट की है। ये रिपोर्ट हुआ तो वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका नोटिस लिया और नोटिस इस चीज़ का लिया हथकड़ी लगाने के ऊपर। प्रोफेशन मैटर नहीं करता, ज़रूर उनकी उम्र बड़ी मैटर करती है। बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो कहीं जान नहीं रहे थे, उसी का नोटिस लिया है। उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली कोई इंक्वायरी भी करेंगे। इसी पे हम बात करते हैं। ये तो आपने सब कुछ देख लिया। हुआ क्या, रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। शहबाज साहब, अब हुकूमती वज़रा समझते हैं कि इरफान सिद्दीकी के साथ जो हुआ, जैसे हुआ वैसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह एजाज शाह साहब फरमा रहे थे कि उन्हें तो लगता है कि कहीं नून लीग वालों ने ही ये गिरफ्तारी ना करवा दी हो, ऐसा तो ज़ाहिर नहीं हुआ होगा। आप समझते हैं कि जिसने भी इस किस्म की कार्रवाई की उसके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो पुलिस कहती है कि उन्होंने जो किराया नामा है उसके ऊपर जाली दस्तखत किए। अब अगर ऐसा है, जो कि जारी बात है कोर्ट डिसीजन करेगी, अब ये मुकदमा है तो हम उससे पहले फैसला नहीं दे सकते। अगर उन्होंने वाकई फोर्जरी की है तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि कोई बुजुर्ग है या कोई छोटा है या कोई ताकतवर है तो अगर वो जुर्म करे तो उसको ना पकड़ा जाए, जो कमज़ोर है उसको पकड़ा जाए। तो जहाँ तक मुकदमा दर्ज होने की बात है वहाँ तक तो समझ आती है कि दुरुस्त है। जहां तक वो हथकड़ी लगाने वाली बात है वहां पे मैं आपसे थोड़ा आपसे डिसएग्री, लेकिन वहां पे भी 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद पुलिस की जरूरत थी क्योंकि वो नॉन बेलेबल शायद ऑफेंस था, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी जाती कहूंगा कि ये नहीं करना चाहिए था और इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। आई एम ग्लैड यू सेड दैट बिकॉज ऑब्वियसली आप इनका जरा स्टैचर देखें, आप इनका पहले का बॉडी ऑफ वर्क देखें। ही इज़ नॉट अ करप्ट पर्सन। आप इनकी एक रेप्यूटेशन इन द सोसाइटी देखें, ये सब कुछ देखना चाहिए, वरना इंप्रेशन बहुत अजीबोगरीब पड़ता है। शहबाज गिल साहब ये भी बताएगा कि इरफान सिद्दीकी का मामला सिर्फ एक केस नहीं है, इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है कि बुजुर्ग अफराद को हथकड़ियाँ लगाई जाएँ, असातिज़ा की तजलील की जाए, चाहे वो नैब हो, अदालतें हो या कोई भी हो, पुलिस भी हो सकती है। ऐसा हो क्यों रहा है? ये इस पर थोड़ा सा तवज्जो देनी है, इस पर थोड़ा सा काम होना है। ये क्या माइंडसेट है जो चल रहा है? जी, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि ये वो माइंडसेट है जो खादमे आला और जो मुगल आज़म इधर बैठा करते थे, जो उन्होंने बनाया, जिस तरीके से आबद बॉक्सर से लेके, जिस तरीके से उन्होंने मॉडल टाउन, सब्ज़ाज़ार, जिस तरीके से पुलिस को अपने ज़ाती कामों के लिए यूज़ किया। 2200 के करीब सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ शहबाज शरीफ यूज़ करते थे। 28 करोड़ की उन्होंने अपनी दीवारें बना ली घरों की। ये वो तमाम रवैये थे जो ये सिखाते हैं कि जो बड़ा है उससे डर के रहो और जो बेचारा मजलूम है उसके ऊपर चढ़ जाओ। तो ये है वो कल्चर जो अदारों को देखे गए हैं। अरे लोग ये कह रहे हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल बजा हैं कि बुजुर्ग हैं, जो प्रोफेसर हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, कोई भी हैं, वो इज्जत की जगह पे हैं। लेकिन क्या जो गांव का अनपढ़ बुजुर्ग है, 65 साल का, 70 साल का, वो काबिल इज्जत नहीं है? वो बुजुर्ग नहीं होता? आप जाइए जाके। बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, आपने हमें वक्त दिया। ट्रेनों में खटमलों और चूहों का राज, हजारों रुपए का टिकट खरीदने वाले मुसाफिर कॉरिडोर में सफर करने पर मजबूर। शेख साहब नई ट्रेनें चलाएं लेकिन पुरानियों को भूल तो ना जाएं।
सेनेटर शिबली फराज मौलाना फजल रहमान के पास क्यों गए? वजीर आजम की नाराजगी अपनी जगह, लेकिन शिबली फराज और उनकी टीम सादिक सिंजरानी को बचाने के लिए हर सतह तक जाने को तैयार है। ऑलराइट, वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज ऑफ दिस आवर तो आपको पता चल गई, हम डिटेल्स भी करते रहेंगे। लेकिन वीकेंड को क्या हुआ और बता भी दिया अब्दुल्ला कि हम इस कोने में क्यों आए हैं, क्योंकि अब्दुल्ला ने कोई चॉइसेस की हैं, शॉर्टलिस्ट की हैं कुछ चीज़ें। हाँ, शॉर्टलिस्ट की हैं, तो वो आपने हम सारों से पिक करवाना है कि आपका कौन सा ईद का जानवर जनाब आपको पता है इस दफा हमने सोचा कि आपको भी इस मुहिम में शामिल किया जाए कि हम कौन सा ईद का जानवर खरीदें। मुहिम में शामिल किया, जैसे हम तो तड़प रहे थे। बात ये बताएं, आपसे चॉइस हो नहीं रही, यू वांट आवर हेल्प। हाँ, एक्चुअली बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छी लग रही हों और पैसों में भी थोड़े से आप कंफ्यूज हों, तो फिर आप या तो घर वालों से मशवरा करते हैं। जब वो ऑप्शन भी मैंने इस्तेमाल कर ली और उन्होंने भी कहा क्या चाहिए ले लो, फिर कोई और कहता था चाहिए ले लो, तो फिर मैंने सोचा क्योंकि आप भी यू गाइस आर लाइक आवर फैमिली, तो हम आपसे क्यों ना पूछें। तो हम गए थे इस इतवार को जरा जानवर पसंद करने के लिए अल मुस्तफ़ा फार्म गडाब के पास। बहुत दूर था लेकिन इट वाज वर्थ इट। तो देखिए क्या हुआ। तस्वीरें लाए, बिल्कुल तस्वीरें लाए, वीडियो भी लाए। जनाब अब आपके सामने एक बहुत अहम सवाल रखने जा रहे हैं। मैं यानी अब्दुल्ला सुल्तान इस ईद पर कौन सा जानवर कुर्बान करूं? ऑप्शन ए आपके सामने है, ब्लैक कलर का ये खूबसूरत 2 दांत का बैल। ऑप्शन बी ब्लैक एंड वाइट कलर का ये खूबसूरत 2 दांत का बैल। और ऑप्शन सी लाल रंग, जो कि जानवरों में मेरा फेवरेट रंग है। ऑप्शन सी में आपके सामने पेश है। इसका नाम हमने अभी डिसाइड नहीं किया, इसलिए फिलहाल हम इसे ऑप्शन सी ही कह रहे हैं। वोट करने के लिए आप आज जियो पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों की तस्वीर लेके ABC के साथ हम अपना ट्विटर पोल भी कुछ ही देर में शुरू कर देंगे। एक चीज़ तो हमें पता थी और मैंने देखी हुई है कि जब आप जानवर खरीद लेते हैं तो गली मोहल्लों में बच्चे ना, बचपन में मैंने देखा था शो मारते थे अपने जानवर की। ये तो खरीदने से पहले शो मारी जा रही है। नहीं मारी जा रही हैं, एक्चुअली हेल्प की जा रही है। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, ये 2 दांत का, ये पीछे ऑप्शन ए पे जाइएगा जरा, 2 दांत का ये ऑप्शन ए वाला बैल है। ये कलर सुन लेना, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। कलर बड़ा इसका खूबसूरत है, तस्वीर इसको जस्टिफाई नहीं करती है। इसका जो शाइनी ब्लैक कलर होता है ना, बड़ा खूबसूरत रंग होता है। काला जानवर लोगों को यूजुअली नहीं पसंद होता, लेकिन दिस इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल जानवर और बड़ा भरा हुआ है। अच्छा, 2 दांत मुझे नहीं पसंद आए, 2 ही हैं बस, ज्यादा नहीं है। नहीं, 2 इज ओके। आई नेवर गो फॉर 4 और 6 दांत का जानवर, क्योंकि बस वो अम्मी कहती है कि उसका, हाँ वो ओल्डर होता है, उसका गोश्त जो है ना सोने टेंडर नहीं निकलता। ऑप्शन बी पे जाइएगा। ये जो है हमारे प्रोड्यूसर है हमाद, उन्हें जरा पसंद आ रही थी तो मैंने सोचा ओके। वैसे मुझे बड़े जानवर में ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना वो कुछ इतना खास लगता नहीं है। आई लाइक वन कलर, आई लाइक वन कलर। अच्छा, मुझे इसका मैंने देखते ही ऑप्शन बी का नाम मैंने स्पॉटी रख दिया था और मुझे स्पॉटी अच्छा लग रहा है। अच्छा, यू लाइक स्पॉटी? देन आई गेस अगर मैं ये छोड़ दूं तो फिर आप हुमा को मशवरा दे सकते हैं कि वो स्पॉटी ले लें। एंड ऑप्शन सी, आई लाइक दिस कलर एक्चुअली। अव्वल तो ये लाल नहीं है, ये ब्राउन है। हुमा, ये जो देसी ज़बान होती है ना जानवरों की, मवेशियों की ज़बान, इसे लाल रंगी कहा जाता है। वैसे कलर ब्लाइंड लोग भी इसको वैसे तो कुछ रंग कह सकते हैं, लेकिन होता ये ब्राउन रंग का है। दिस इज ऑल्सो वेरी क्यूट, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। सो इफ यू वांट माय ओपिनियन, आई विल गो विद स्पॉटी। हाँ, मैं स्पॉटी पे मेरा वोट है, और जो कि ऑप्शन बी था बाय द वे, दैट्स द ओनली वन विद स्पॉट्स। और अच्छा, अब इसका क्या नाम रखना है ये भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि एक का नाम जो है वो तय कर चुकी हैं हुमा हमेशा। और इसके लिए आपको क्या करना है, आज जियो पाकिस्तान का, आज जियो पाकिस्तान टीवी का एक्चुअली ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करना है। सो ऑप्शन सी इज देयर, ऑप्शन बी स्पॉटी, ऑप्शन ए जो है वो क्या कहते हैं उसे? 2 दांत, दोंदा, दोंदा, 2 दांत, दोंदा, 2 दोंदा। सारे ही दोंदे हैं, मसला तो यही है। एक्चुअली अच्छी बात यह है कि सारे ही दोंदे हैं। सो ऑलराइट, ये तो हमने आपके सामने चीज़ें रख दी, अब आप अपनी राय का इजहार कीजिए। मीनवाइल वील वेट एंड रीड योर ट्वीट्स। अभी हम इधर आएंगे और कुछ और चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अच्छा, सो अब देखिए, जो ओपिनियन देगा ना, जस्ट टू रैप इट अप, उसको थोड़ा सा हिस्सा मिलना चाहिए। किस चीज़ का? इतनी बड़ी गाय बैल है आपकी, मतलब इतनी बड़ी कुर्बानी होगी, कुछ हमारे यहाँ भी भेज देना। नहीं, बिल्कुल भेजेंगे। आपको क्या लगता है हम सारे खुद खा जाएंगे? आधे से ज़्यादा तो बढ़ जाता है। पिछली बार यही हुआ था। क्या नहीं आया था? सही बताना। आया कुछ था, नहीं बताऊंगी। कच्चा भी आया था और पका के भी आया था। हाँ एग्जैक्टली, आई ऑलवेज प्रेफर पका के आना। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है, ये तो हमने आपको बता दिया। एक्चुअली जब ईद आने वाली होती है ना, तो मसरूफियात और लोगों की सारी कॉन्वर्सेशन जो होती है वो इसी तरफ चली जाती है। तो हमने कहा, सोचा कि हम पहल कर लें इसकी, अब तो ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा।
लेकिन कुछ अच्छा, और बातें। भाई एक और चीज़ है जिसमें हमने आपसे आपकी राय मांगनी है। अगर आपने रिसेंट पास्ट में रेल में सफ़र किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, और अगर आप सफ़र करने जा रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस इस तरह से शेयर कीजिएगा कि आप उसकी वीडियो बना लीजिएगा। अगर अच्छा है तो भी वीडियो बनाइएगा, अगर बुरा है को मसला है तो भी वीडियो बनाइएगा, ताकि लोगों को हकाइक का ज़रा पता लगे। तो बेसिकली कहना आपसे ये है कि नई ट्रेनें लाख चलाएं, बट जो चल रही हैं खुदारा उनमें सफाई सुथराई तो बरकरार रखें। और ऑब्वियसली समझ तो आपको गए होंगे कि ये प्ली हमने किसकी तरफ की है। ट्रेनों पर चूहों और आए हाय खटमलों का राज सब देख रहे हैं, और रेलवे हुकाम इस सूरत हाल का मलबा भी पिछली हुकूमत पर ही डाले तो कौन मानेगा। एक्चुअली हमने पिछले घंटे में भी देखा है कुछ और बातें भी हो रही थी, तो हमें लगता है कि बहुत हो गया कि पिछली हुकूमतों पर डालना। मतलब यू आर हेयर एक्चुअली टू फिक्स थिंग्स, तो प्लीज़ फिक्स देम। शेख रशीद अहमद ने नई ट्रेनें तो खूब चलाई, मगर उनका महकमा जो है वो अब अपग्रेड किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बुरी हालतें हैं। ट्रेनों में आपको बताएं कि खटमल और दीगर कीड़े मकोड़े जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए, जो हो नहीं रही है। अभी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि रेलवे की गफलत की वजह से सफ़र करना बिल्कुल महाल हो गया। मुसाफिर, इससे पहले टाइम का तो मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपना खुद ही बता चुका हूँ। मेरे कितने जानने वाले हैं जो ट्रेन कब पहुँचना होती है लेकिन शाम में पहुँचती है। 4 घंटे तो मामूल की बात है लेट होना। मुसाफिर खटमलों के काटने की वजह से शदीद परेशान है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई मुसाफिरों ने AC बिजनेस क्लास का हज़ारों रुपए का टिकट खरीदने के बावजूद रात अपने कैबिन से बाहर कॉरिडोर में गुजारी है, और इसके क्योंकि अंदर नहीं रह सकते थे, अंदर खटमल काट रहे थे। इमेजिन। या फिर आप अपना मच्छर मार और खटमल मार स्प्रे जो है ना वो साथ क्यों लेके जाएं? मैं हज़ारों का टिकट ले रहा हूँ तो ऐसा करो एक बोतल दे दो, वो भी मतलब कि क्या हो, ये क्या चीज़ें हो रही हैं। व्हेन यू जहाज़ में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और इतने पैसे आपके हों कि आप बिजनेस या फर्स्ट क्लास में चले जाएं, तो फिर एक एक्सपेक्टेशन होती है। सेम गोज़ फॉर ट्रेन। और वो जो चूहों वाली कहानी है ना वो तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। आप बैठेंगे भी कैसे उस जगह जहाँ पर आपको लगे कि चूहे मौजूद हैं, और अगर किसी खातून के साथ आप सफ़र कर रहे हैं और उसको पता लग जाए कि खातून यहाँ पे चूहों की मौजूदगी है या उसके कहीं आसार हैं, तो आप मुझे बताइए कि पूरा मतलब कि तो पूरा एक कैपिटल ऑफ चूहे खुला हुआ है, पूरी कम्युनिटी है हाँ, ना, शहर से आबाद किया हुआ है हमने वहाँ पे, हमने नहीं आज चूहों ने। अच्छा जी, रेलवे हुकाम इस तरफ फौरी तवज्जो दें भाई, क्योंकि खटमलों और चूहों की मौजूदगी में सफ़र मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मतलब आप एक्सपेक्ट भी ना करें प्लीज़ कि लोग ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे, और क्यों बर्दाश्त करें, आपका काम है, आप करें। अच्छा जी, हम जाएंगे अभी लाहौर, और अमीन हफीज़ हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे साथ। अमीन, सबसे पहले तो ये बता दें, क्या वज़ीर रेलवे साहब खुद ऐसी गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं जहां खटमलों का राज हो, जहां कॉरिडोर्स और बाथरूम के पास चूहे चहल कदमी कर रहे हों? सूरत हाल है क्या मुख्तलिफ ट्रेन की इस वक्त? जी अब्दुल्ला, आपको मालूम होगा कि जो रेलवे वज़ीर हैं, चेयरमैन रेलवे हैं, जनरल मैनेजर रेलवे हैं और सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनकी अपनी एक सैलून होती है और वो सैलून में सफ़र करते हैं। और सैलून ऐसी होती है, मैंने ख़ुद जियो पे मुख्तलिफ ऑफिसर्स की सैलून की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, दिखाई हैं। मैं कहता हूँ महल होता है महल, इतना प्यारा उसका बेडरूम, खूबसूरत अटैच बाथरूम, ड्राइंग डाइनिंग किचन, और उस पर कॉन्फ्रेंस रूम, बिल्कुल ऐसे जैसे PM हाउस का कोई आप ये कह लें उनका रेजिडेंशियल एरिया भी हो और कमेटी रूम भी हो और उसके साथ किचन भी हो और वो मुलाजम भी हो। ये होती है सैलून जिसमें सफ़र करते हैं रेलवे के चेयरमैन, रेलवे के सेक्रेटरी, रेलवे के जनरल मैनेजर और हमारे काबिल एहतराम वज़ीर साहब शेख रशीद साहब भी और रेलवे ऑफिसर। लेकिन जो मुसाफिर हैं वो तो सफ़र करते हैं इकानमी में, लोअर AC में, AC बिजनेस में, AC पार्लर में, और उधर खट। अच्छा तो अमीन हफीज़, आपकी बातों से बिल्कुल लग रहा है जैसे जिस खूबसूरत से डब्बे की आप बात कर रहे हैं, जिस सैलून की आप बात कर रहे हैं, सफाई सुथराई उसी में होती है, बाकियों में नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ विजुअल्स हमने दिखाए हैं। तो क्या ये स्केड्यूल के तहत ये सफाई होती है? देखिए, हर ट्रेन स्टेशन पर आने से पहले सफाई के मरहले से ऑब्वियसली गुजरती है, ये हमने सुना भी है और ये एक होना भी चाहिए। अब ये हो रहा है, नहीं हो रहा। बिजनेस एक्सप्रेस जैसी महंगी गाड़ी में खटमल घूम रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन हम रखें? स्केड्यूल के तहत क्या होना चाहिए? जी हुमा साहबा, जो बात यह है कि जो मुसाफिर ट्रेनें हैं वो कराक्रम हो, वो कराची एक्सप्रेस हो, बिजनेस एक्सप्रेस का आपने नाम लिया, ये सारी रेलवे की एक प्राइम ट्रेनें हैं
और रेलवे खुद कहती है कि हमारी बहुत अच्छी ट्रेनें हैं। जब ट्रेन आती है अपनी तमाम सफ़र मुकम्मल करने के बाद वो कराची पहुँचे, लाहौर आए या पेशावर पहुँचे, ये इनकी डेस्टिनी होती है। यहाँ पर ये ट्रेन को बाकायदा वॉशिंग लाइन ले जाया जाता है, सफाई सुथराई की जाती है, इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है और फिर उसको ट्रेन के साथ दोबारा अगली मंजिल पर दोबारा चलाने के लिए लगाया जाता है उस कोच को, और इस तरह तमाम कोचेस मिलके एक ट्रेन बनती है। लेकिन हुआ ये है, जिसमें आप खटमल देख रहे हैं, ये रेलवे की तमाम मुसाफिर कोचेस में और तमाम ट्रेनों में ये खटमल नहीं है। हुआ ये है कि शेख साहब ने चूंकि नित नई ट्रेनें चला रहे थे, उनको शौक था, उनका एक विजन था, उन्होंने अपने इस वादे के मुताबिक कि वो 40 ट्रेनें चलाएंगे, उन्होंने 40 ट्रेनों का टारगेट पूरा कर लिया। उन्होंने बिल्कुल उस वक्त बात ही नहीं सुनी कि ट्रेनों की सफाई भी होनी चाहिए, ट्रेनों से खटमल भी खत्म होने चाहिए, स्टेशनों से चूहे भी खत्म होने चाहिए। उनका ये फोकस था ही नहीं। जो फोकस था, शेख साहब ने टारगेट पूरा किया। अब शेख साहब को अभी गुज़श्ता दिनों लाहौर हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मीडिया ने उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि जनाब इतने मोटे मोटे चूहे हैं कि बिल्ली जब खाने के लिए जाती है तो खाने की बजाय खुद डर के भाग जाती है। मतलब चूहों से बिल्ली डर जाती है। ऐसे मोटे ताज़े चूहे रेलवे स्टेशनों पे आपको मिलते हैं। खटमल की जहां तक बात है, ये तमाम कोचेस में खटमल नहीं है। ये एक कोच बिजनेस एक्सप्रेस में जो लगाई गई, वॉशिंग लाइन नहीं गई, इसकी सफाई नहीं हुई थी, जिस पर रेलवे वजीर ने और रेलवे हुकाम ने तहकीकात का हुक्म दिया है कि जो सफाई नहीं हुई थी वो ट्रेन के साथ कैसे लग गई और उसमें खटमल कहाँ से आए, क्यों नहीं खटमलों को खत्म किया गया। ये एक इत्तेफाक हुआ है। मैं समझता हूँ कि तमाम मुसाफिर कोचों में खटमल नहीं है, लेकिन है। ये खटमलों का, कॉकरोचेज और कीड़े मकोड़ों का, हशरात का ताल्लुक सफाई से कम और फ्यूमिगेशन से ज़्यादा होता है। तो अगर वैसे ये अगर सोच लें या समझ लें, अगर घर में भी कॉकरोच हों तो वो सफाई से नहीं जाते हैं, वो फ्यूमिगेशन या प्रॉपर स्प्रे वगैरह आपको करवाना पड़ता है। तो ये रेलवे कोचेस की कोई फ्यूमिगेशन का प्रॉपर इंतज़ाम है? कोई स्प्रे वगैरह, मच्छर मार, खटमल मार दवाइयाँ छिड़की जाती हैं कभी ट्रेनों में, साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, क्या होता है? नहीं अब्दुल्ला, जहाँ तक ये बात आप फरमा रहे हैं ना कि ये खटमलों को चूहे मार अद्वियात और उनका स्प्रे, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कभी कभार एक मुहिम चलती है और उसमें चूहे मारने के लिए अद्वियात फेंकी जाती हैं, लेकिन वो चूहों पर असर ही नहीं करती। मैं बता रहा हूँ, चूहों पे असर ही नहीं करती। और स्प्रे मुसाफिर ट्रेनों में, मुसाफिर कोचेज में, ना 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 ना, ये ऐसी बातें ना करें। रेलवे के पास तो गरीब रेलवे है, 38 अरब रुपए की खसारे में चलने वाली रेलवे है। ऑफिसर्स की सैलून में तो स्प्रे हो जाता है, खटमल ना आए, कीड़े मकोड़े ना आए, लेकिन मुसाफिर ट्रेनों में इस तरह का स्प्रे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अब शेख रशीद साहब की तवज्जो मीडिया ने इस तरफ दिलवाई और शेख साहब ने वादा किया कि अब वो नई वॉशिंग लाइन भी बनाएंगे और ट्रेनों की सफाई पर जोर भी देंगे। और मेरा ख्याल है, जिस तरह अब्दुल्ला साहब आपने कहा है कि वो जो खटमल मारने वाले अद्वियात हैं, उसका स्प्रे भी शेख साहब को मेरा ख्याल है। लेकिन अब्दुल्ला, जो आपने शुरू में कहा था ना कि अपनी मारने वाली दवाई लेके जाएं खुद ही, वो मेरा ख्याल है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो खुद ही लेके जाएं। और शेख साहब से ये भी हम यहाँ कह दें, जिस जेंट्री को आप इनवाइट कर रहे हैं ना कि सारे आके ट्रेनें यूज़ करें, नहीं आना वाला है। मतलब ये चीज़ें देख के तो कोई नहीं आएगा, फिर ट्रेनें कोई यूज़ नहीं करेगा। एक दफ़ा फिर हम आपको एक वीडियो दिखाना, यही वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें ज़रा आप वो कमेंट्री भी सुने, जहाँ एक थोड़ा सा पहले का कंपैरिजन और इस बार का कंपैरिजन दिया हुआ है। लेट्स प्ले दैट अगेन वंस। खटमल जो नजर आ जाएं तो नींद गायब हो जाती है। मुसाफिर ट्रेनों में खटमलों की भरमार से मुसाफिर परेशान। कहते हैं वो एयर कंडीशन क्लास की महंगी टिकट पुरसकून सफ़र के लिए ख़रीदते हैं, लेकिन दौरान सफ़र आप सोचिए कि किस कदर ऑकवर्ड फीलिंग होगी, इतना लंबा रास्ता और आप इस तरह कॉरिडोर में खड़े होकर या बैठकर गुजारेंगे। आप उसके बाद दोबारा नहीं करेंगे। आप जो पहली बार ये कर लेगा ना, वो दोबारा नहीं जाएगा, कभी मुड़ के नहीं आएगा और वो इतना बुरा बाकियों को भी बताएगा कि दिस इज गोइंग टू रियली बैकफायर। सफाई रखें प्लीज। अच्छा जी, अब होपफुली इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि इस मामले का नोटिस लिया गया है और नई वॉशिंग लाइन भी बनाई जाएगी और इसको भी कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा कुछ। वैसे शेख साहब, फ्यूमिगेशन होनी चाहिए। आई वंडर कि अब तक कॉन्सेप्ट नहीं है मुसाफिर कोचेस की फ्यूमिगेशन का। साल में 1 आध दफ़ा या साल में एटलीस्ट 2 दफ़ा तो फ्यूमिगेशन होनी ही चाहिए, क्योंकि जितनी मर्जी सफाई कर लें, जो कीड़े मकोड़े वगैरह हैं वो सफाई से नहीं मारे जा सकते, उसके लिए दवाई और स्प्रेज वगैरह की ही जरूरत होती है। I mean, watching this video, you've lost 2 customers already.
हम तो नहीं जाएंगे इसमें। अच्छा ओके जी, आगे चलें और आपको बताएं कि आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में अंपायर धर्मा सेना की हिमायत में सामने आ गई है और इंटरनेशनल क्रिकेट को काउंसिल का कहना है कि फाइनल में धर्मा सेना ने दुरुस्त तरीक़ेकार इख्तियार किया था। और आपको थोड़ा सा हम याद दिला दें कि कुमार धर्मा सेना ने एतराफ़ किया कि फ़ाइनल में ओवर थ्रो पर 6 रन देना गलती थी, लेकिन ग्राउंड में रीप्ले की सहूलत नहीं होती और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इनके फैसले की हिमायत भी की है। आईसीसी ने कहा है कि अंपायरों ने कानून के मुताबिक फैसला किया। आईसीसी के जनरल मैनेजर क्रिकेट जेफ एलिडिस ने कहा कि प्लानिंग कंडीशन फील्ड एम्पायर को ये मौका नहीं देती कि वो थर्ड एम्पायर से रुजू करे। मैच में फील्ड एम्पायर के पास रिप्ले की सहूलत नहीं होती। फील्ड एम्पायर जो भी फैसला देते हैं मैच रेफरी इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। फाइनल में धर्मसेना ने प्रोटोकॉल फॉलो किया और यही बनता था, इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो आपको पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल जो है उसका आखिरी ओवर जो सुपर ओवर था वो खासे मुतनाज़ रहा है। उसके पहले भी जो मैच ड्रॉ हुआ उस पर भी तनाज़ा सामने आया और ये जो एक गेंद पर 6 रन बने थे यही बताया गया है। धर्मसेना ने भी खुद मान लिया कि 5 बनते थे। बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस अब देने पड़ रही हैं। अभी तक किसी ने ये क्लैरिफिकेशन नहीं दी। ऑब्वियसली इट मस्ट नॉट बी इन द रूल बुक ऑफ आईसीसी, लेकिन जब इतना बैक टू बैक इतना इक्वालिटी में फाइनल चल रहा हो तो आप जो विनिंग ट्रॉफी है वो शेयर क्यों नहीं कर सकते। ऑनेस्टली ये वो मैच था, ये वो फाइनल था, ये वो विन थी जो कि डेफिनेटली ट्रॉफी शेयर होनी चाहिए थी। देयर वाज नो, जवाब ही नहीं बनता था कि इसको आप एक और सुपर ओवर में जाके जाएं जिसका अपना रिजल्ट भी इक्वल निकल आया। मतलब बिल्कुल ही ये अजीबोगरीब सी चीज़ थी। थिंग्स नीड टू बी। अभी एक अहम मामला, इमरान खान लाख नाराज हों, शबली फराज और उनकी टीम सादिक संजरानी को बचाने के लिए हर किसी से मदद ले रही है, कोशिश कर रही है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद रोकने के लिए हुकूमती इत्तेहाद ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। सेनेट में कायदे ऐवान शबली फराज ने अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार सेनेटर हासिल बजंजो से भी मुलाकात की। इससे पहले हुकूमती वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से भी मिल चुका है, जिसे मौलाना ने NRO मांगने से ताबीर की। कि कल आपके लोग मुझसे NRO मांगने के लिए आए थे और इमरान खान, आपके लिए जिन लोगों ने मुझे NRO के लिए बार बार कहा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मौलाना का ये ताना PTI पर बिजली बनकर गिरा और वजीर आजम ने अपने लोगों की खूब खबर ली। कहता है ये क्रिमिनल हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके साथ कोई सिलसिला नहीं होना चाहिए। ये जो गए हैं अब फजलुर रहमान के पास, उनकी भी खिंचाई हुई है कि क्यों गए, उससे पूछे बगैर। आप देखें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इमरान खान की सोच बड़ी है, वो एक बड़ा लीडर है, उसने अपने आप को एमर्जिंग लीडर साबित किया है। हम वो लोग हैं, इमरान खान को इस PTI में से निकाल दिया जाए तो PTI सिफर है। बज़ाहिर शबली फराज के सामने सादिक संजरानी को बचाने का चैलेंज इतना बड़ा है कि वो इसके लिए हर सतह पर जाने को तैयार हैं। हुकूमती वफूद इससे पहले पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की दीगर जमातों से भी मिल चुका है, मगर अभी तक हर तरफ से तहरीक इंसाफ को इनकार ही सुनने को मिला है। ताहम अब तक अपोजिशन का हिस्सा होने के बावजूद जमात इस्लामी ने अपने 2 वोटों का फैसला नहीं किया है कि किस तरफ जाएंगे। इसी पे बात कर लें जरा। हम अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से टेलीफोन पर रब्ता करने की कोशिश की है, हो गया हमारा रब्ता। बहुत शुक्रिया आपका। सिराज साहब बताइएगा कि हुकूमत चाहती है कि आप अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का साथ ना दें, अब उनका क्या प्लान है, ये अहम बात है जानने के लिए। जी बिल्कुल, और सवाल हमारा आपसे ये है कि अब दोनों जानिब की बात आपके सामने ही आ गई है। आप लोग सादिक संजरानी को हटाने के हक में हैं या नहीं है, एक तो ये क्लियर कर दें कि फैसला किया है आपका, क्या है आपका, अब तक क्या किया? ये कोई अहमियत नहीं रखती कि सेनेट का चेयरमैन संजरानी साहब हो या बिजंजो साहब हो, इससे आखिर एक आम पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा मिलता है। असल जो प्रॉब्लम है, असल जो मुश्किल है, जिससे एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, एक किसान आदमी, एक देहकान आदमी, एक तालिब इल्म, एक ताजर, एक दुकानदार, एक डॉक्टर, एक उस्ताद, एक वकील, एक क्लर्क, एक सरकारी और गैर सरकारी शहरी आज परेशान है
देहाती परेशान है, वो सेनेट के चेयरमैन का मसला नहीं है, वो बाकी मसाइल है जिस पे हम हर फोरम में बात करना चाहते हैं। बाकी देखिए अभी सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब का या आदम एतमाद का मौका है, जमात इस्लामी अपना फैसला कौम के सामने इंशाअल्लाह ताला रखेगी। बताइएगा सिराज साहब कि आप हतमी तौर पर जो भी पोजीशन लें, ये तय है कि इस हुकूमत के खिलाफ अगर कोई अपोजिशन का मुश्तरका अमल आता है सामने या कोई तहरीक चलती है तो आप इसका हिस्सा होंगे, ऐसा ही है? देखिए अपोजिशन का जो मुश्तरका तहरीक है उसका मकसद क्या है, उसका एजेंडा क्या है, फिर उसका नतीजा क्या होगा और उसका हदफ क्या है। क्या इस मुश्तरका तहरीक का मकसद मुल्क में इस्लामी निज़ाम है, फिर उसमें हम साथ है। इसलिए जमात इस्लामी ने इस मुल्क में एक फलाही इस्लामी रियासत के क़याम के लिए जदोजहद शुरू की है और हम यही समझाना चाहते हैं कि PTI भी पीपल पार्टी का एक तसलसल है, परवेज मुशर्रफ का एक तसलसल है। इसमें 19 और 20 का फर्क नहीं है। इनके माशी पॉलिसियाँ एक हैं, इनके खारिजा पॉलिसियाँ एक है, ये वर्ल्ड बैंक और IMF के गुलामी पर एक है, इनकी कश्मीर पॉलिसी एक है। इसलिए हम समझते हैं कि कौम को एक और मुगालते में डालने की बजाय हम सही सिमत में ले जाने की कोशिश करेंगे कि अब पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग या परवेज मुशर्रफ ये मसाइल का हल नहीं है, न उनका मजमुआ जो PTI की सूरत में है। आप कह रहे हैं कि जी माजी हुकूमतों का ही तसलसल है, ये मौजूदा हुकूमत भी। बहुत शुक्रिया सेनेटर सिराजुल हक साहब हमारे साथ। Okay, now we have a good news for students out there। और आपको बताएं कि कनाडा ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट वीज़े का हसूल जो है वो बिल्कुल आसान कर दिया है और नई वीज़ा पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अब कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा 20 दिन में मिल जाएगा। पहले तो बेचारे महीनों इंतजार करते थे और तब भी पता नहीं चलता था कि मिलेगा कि नहीं। 40 डेज मिनिमम आता था पहले। बिल्कुल, अब 20 डेज में हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। वीज़ा अगर मिलना है, जो कि यूजुअली मिल ही जाता है स्टूडेंट्स को, तो वो भी मिल जाएगा। और कनाडा दुनिया के उन चंद बड़े ममालिक में शामिल है जिसने दुनिया भर के इमिग्रेंट्स के लिए अपने मुल्क में वीज़ा के लिए आसान तरीन कवायद जो हैं वो बनाए हैं। और पिछले साल आपको ये भी याद दिला दें, कनाडा ने इंडिया, चाइना, फिलिपाइन और वियतनाम के लिए डायरेक्ट स्ट्रीम स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी शुरू की थी। और अब पाकिस्तानी तालिबे इल्मों के लिए भी इस डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम में पॉलिसी शुरू कर दी गई है। कैनेडियन वीज़ा बायोमेट्रिक अप्लाई करने के बाद सिर्फ 20 दिनों में मिल जाएगा। बायोमेट्रिक तभी हो जाता है जब आप एप्लीकेशन देने जाते हैं यहाँ जेरिस के दफ्तर में ही, तो सारा आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा विद इन 20 डेज। अदरवाइज पहले 40 दिन या इससे ऊपर भी लग जाया करते थे। लेकिन ऑब्वियसली डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स आउट देर हैं, खुशी की बात तो है, लेकिन उनके और भी सवाल होंगे। तो आबदी साहब को आज हमने इसी हवाले से सवाल भी करना है। आबदी साहब, क्या हाल है आपका? आबदी साहब, कनाडा ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए SDS के जरिए स्टूडेंट वीज़ा देने का ऐलान किया, जिसकी अभी हमने पूरी एक डिटेल भी दी है। तो इस स्कीम के तहत ना सिर्फ वीज़ा जल्दी मिल सकेगा बल्कि वीज़े के हसूल का तरीक़ेकार को भी आसान बनाया गया है। आप क्या कहेंगे? इज़ इट गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स? मैं बड़ा अपने स्टूडेंट्स को अलर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि फ़ौरन अब इश्तिहार आना शुरू हो जाएंगे एजेंटों की तरफ से कि जनाब वीज़ा गारंटीड और 20 दिन में वीज़ा ले लें। और देखें, ये बड़ी अहम बात है कि वीज़ा जो लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे उनके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक वीज़ा रजीम UK की है जिसे हम Tier 4 कहते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया की हमारी वीज़ा रजीम है, उनके कुछ कवायद और ज़वाबित हैं जिसे उन्हें पूरा करना है। SDS जो स्कीम निकाली गई है उसके तहत ये ज़रूरी है कि बच्चा जो है उसके अच्छे ग्रेड्स हों, तालीम याफ्ता बच्चा हो जो आगे पढ़ना चाह रहा है, यहाँ पर उसके अच्छे ग्रेड्स हों, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसने अंग्रेज़ी की हो या A लेवल की वजह से एग्ज़ैम्प्ट हो अंग्रेज़ी में। फिर तीसरी चीज़ ये है कि उसने पूरे साल की फ़ीस दी हुई हो। फिर चौथी चीज़ ये है कि उसने जो है वो कैनेडियन जो है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट को ख़रीदा हो, जो कि $10,000 तक है। क्यूबेक के लिए थोड़ा सा और मुख्तलिफ है कि उसके अंदर अगर आपने फ़्रेंच भी पढ़ी हो और आप क्यूबेक जा रहे हो तो उसमें वो भी मराहत हैं। फिर उसके बाद आप बायोमेट्रिक है, फिर आपका बायोमेडिकल है।
तो ये उन लोगों के लिए है जो वाकई जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। और चूंकि कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहां पर तालीम के बाद यानी पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास वर्क परमिट और परमानेंट सेटलमेंट की मौके मौजूद हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका आबिदी साहब, आपने सारा प्रोसीजर ज़रा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो ही आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वो तो होती ही है, उसके बाद भी बड़ी देर हो जाती थी, बट दिस इज डेफिनेटली अ गुड न्यूज़। लेकिन आपकी रेजिडेंसी आपको पता है ना, जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक नहीं शुरू होगी। जब आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी उसके बाद अगर आप रेजिडेंसी लेना चाहें, इमिग्रेशन एज ए पासपोर्ट लेना चाहें तो उसके बाद रेजिडेंसी। इसीलिए हम कहते हैं जब आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो तवज्जो उस पर दें, बाकी क्या होना है आगे वो बात की बातें हैं। अच्छा जी, अभी हमने आपको बताना है कि बिजली के बिलों में इजाफा घरों की लड़ाइयों में बदल रहा है। फैसलाबाद में बिजली के बिल की रकम मांगने पर एक शख्स ने अपने माँ बाप पर फायरिंग कर दी। फैसलाबाद में बिजली का बिल ज्यादा आने पर घर में होने वाले झगड़े की बिना पर बेटे ने मां को कत्ल और बाप को शदीद जख्मी कर दिया। अलार्मिंग सूरत हाल है। थाना ठेकरीवाला के हुदूद में 56 साला सरवर के यहाँ बिजली का बिल ज्यादा आया तो उसके 22 साला बेटे मुजाहिद के साथ तल कलामी हो गई और मुजाहिद ने मुश्तइल होकर अपनी वालिदा 55 साला सफ़िया बीबी और अपने वालिद सरवर पर फायरिंग कर दी। मियाँ बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि सफ़िया बीबी जख्मों के ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। सरवर को एलाइड अस्पताल में दाखिल करवाया गया जबकि मुलजिम फरार हो गया है। इस तरह के वाक़यात बहैसियत माशरा हमारे लिए यकीनन लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। ये कोई मजाक में उड़ाने वाली बात नहीं है। दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। ये जो एक वाक़या हुआ है आज, ये कई वाक़यात में बदल सकता है खुदा न खास्ता। लेकिन अगर बात यहाँ तक नहीं आती तो स्ट्रेस लड़ाइयाँ तो होती ही हैं। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम केस है, लेकिन अदरवाइज फैमिली में बड़ी टेंशन हो सकती है। बात ये है कि ये कोई इतने हालात इनके परफेक्ट कभी भी नहीं होंगे कि जी एक दिन बड़ा ही अच्छा ही हा चल रहा था और अगले दिन फायर खोल दिया। ऑब्वियसली घरों में टेंशन तो होती हैं और ख़ास तौर पे जहाँ महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है वहाँ सिर्फ बिजली का बिल नहीं होगा अब्दुल्ला, और भी बड़े बिल्स आ रहे होंगे, घर में वैसे ही टेंशन चल रही होगी। फिर उसके ऊपर अगर बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए तो लिहाजा वो आपको कहते हैं ना कि जो कल्मिनेशन किसी बात की होनी, आइसिंग ऑन द केक आप कहते हैं, हालांकि वो तो अच्छे टर्म्स में यूज़ होता है, बट कहने का मतलब होता है कि दिस इज़ इट। मतलब ये जब बिल आया तो उसके बाद ये सारी लड़ाई जो थी ये तो हाथापाई और मारकुटाई इस पे टर्न हो गई। तो लिहाजा जब हम ये कहते हैं कि हुकूमत को ज़रा देखना चाहिए, महंगाई इट्सेल्फ इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर पीपल। तो लिहाजा ओवरऑल जो महंगाई चल रही है, नॉट जस्ट बिजली जिसका ऑब्वियसली एक चीज़ बढ़ जाए तो सारी चीज़ें ही बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसका जो असर सोसाइटी पे हो रहा है उसको चेक करना है। अच्छा जी, नुमाइंदा फैसलाबाद इरफानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है ज़ाहिर है फैसलाबाद में, क्या पता लग सका है एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्या इसी तरह से बात आगे बढ़ी थी या कोई और ख़ानदानी रंजिश भी चल रही थी? जी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सिधार के इलाके में पेश आया है, जहाँ पे ये 21 साला नौजवान मुजाहिद जो था ये शादीशुदा था और हुजाम का काम करता था, कुछ अरसे से बेरोजगार भी था और ये अपने वालिद के साथ और दीगर 5 भाइयों के साथ एक ही घर में रहायश पजीर था। जब ये बिजली का बिल आया जो कि 2 माह का था, गुज़िश्ता माह भी जो बिजली का बिल जो था वो जमा नहीं करवाया गया था और ये भी ओवर डेट हो चुका था और उसके वालिद जो थे वो पावरलूम के मजदूर थे और पावरलूम शटडाउन होने की वजह से वो भी बेरोजगारी का शिकार थे। तो उन्होंने मुजाहिद से इस बिल की अदायगी के लिए इसकी रकम का वो हिस्सा मांगा जो कि इसने उनको अदा करना था, जिसपे वहाँ पे तलब कलामी हो गई और उस पर मुलज़िम ने मुश्तिल होकर जो था वहाँ फायरिंग की, जिसकी जद में आकर इसकी जो वालिदा थी वो मौका पर ही जाँ बाक हो गई, जबकि वालिद जो थे वो शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फिर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और ये से फरार हो गया। बहुत अफसोसनाक स्टोरी है ये तो। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी, पुलिस ने इस पे वाक़े पे कार्रवाई करते हुए मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुलज़िम को तलाश करके गिरफ्तार किया और अब ये जो मुलज़िम है ये हिरासत में है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान हमारे साथ मौजूद। अच्छा, इसमें बाय द वे एक चीज़, वैसे तो अगर मैंने अपना बहुत ही ऊंचा ओपिनियन बता दिया तो आप लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन बताया कि 21 साल का मुजरिम है जिसने अपने माँ बाप को मारा और वो शादीशुदा भी है।
21 साल में आई स्टिल फील इन दिस डे एंड एज यू आर टू यंग टू टेक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यकीनन उसकी जो दिमाग पर टेंशन चढ़ी होगी वो ये भी होगी, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली ऑल्सो, मतलब उसकी जो यंग सी बीवी होगी, साथ माँ बाप भी हैं, खर्चे भी चल रहे हैं, ये बहुत टेंशन वाली सिचुएशंस हो जाती हैं। आई एम सॉरी, हालांकि इस खबर में मुझे शादी की उम्र बीच में नहीं डालनी चाहिए, बट प्लीज़ थोड़ा सा बट ये बात दुरुस्त है कि बस अल्लाह तवक्कल ज़रूर बहुत सारे फैसले करने चाहिए और अल्लाह बड़ा साथ भी देता है, लेकिन कुछ हक़ाइक़ को भी देखना चाहिए। बच्चे जब तक सेटल डाउन ना हो जाएं, कम से कम अपने पैरों पर अपने पैरों पे एटलीस्ट खड़े हो जाएं, तभी शादियां उनकी करनी चाहिए। और अगर एट टाइम्स अपने पैरों पे भी खड़े हो जाएं तो उनको जहनी तौर पर मैच्योर होने दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा 20 साल की उम्र में मैच्योर नहीं हो सकता। बाज लोग 24 में जाके मैच्योर होते हैं, बाज 20 में हो जाते हैं। एग्जैक्टली और फिर वो सारी मैच्योरिटी वगैरह आप किस तरह असेस करेंगे? इट्स जस्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। 20 साल की और बड़े टेंशन होते हैं कि वो आगे जाके अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना स्टार्ट हो जाए। इट टेक्स टाइम, इट कम्स बट नॉट एट द एज ऑफ 20-21। अच्छा जी, जापान से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर आई है सामने, बड़े विजुअल्स भी अच्छे हैं। ओलंपिक्स 2020 के दौरान मुसलमानों को परेशानी ना हो, इस मकसद के लिए एथलीट्स हों, चाहे या पार्टिसिपेंट्स हों या स्पेक्टेटर्स हों, जापान ने मोबाइल मसाजिद का एहतमाम किया है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किया जा सकता है। मशवरा मांगा है, आपसे राय मांगी है और राय बड़ी अहम मामले में मांगी है। वो राय मांगी है कि हम कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर खरीदें। पर्टिकुलरली मैं हुमा को तो मैं एक छोटा बकरा दिला दूंगा, टेडी नुमा। लेकिन मैं क्या जानवर बिल्कुल, मैंने सोच लिया कि मैं हिस्सा डालूंगी और ये इतनी ज्यादा मीट दुकानें हैं ना आजकल इधर, वहाँ पे डाल देंगी तो क्योंकि मैं जरा ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं तो हम खुद ही अपना जानवर करते हैं। मैंने कहा था मुझे एक हिस्सा दे दो, इतनी बड़ी मैंने कहा था बुक हो गया हम अपने ही बहन भाइयों में। तो हमने जो है ऑप्शन ए रखी है, ये काले रंग का बैल है, 2 दांत का, बड़ा जबरदस्त है, देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। आपकी ऑप्शन आ गई है ऑप्शन बी, जिसका नाम हमने रखा है स्पॉटी। वो ऑप्शन भी दिखा दें बिकॉज इस पे ब्लैक एंड वाइट कुछ स्पॉट्स हैं। ये भी अच्छा सेहतमंद है वैसे, लेकिन मुझे कोई खास रगबत नहीं है इससे, लेकिन ऑल्दो अगर आप लोग कहेंगे तो फिर खरीद लिया जाएगा ये, क्योंकि इस दफ़ा हमने आपके साथ मशवरा करने की ठान ली है। और ऑप्शन सी जो है, इसका क्या नाम रखा था आपने? दोंदा। अच्छा, ये ऑप्शन सी जो है ना, ये ओवरवेलमिंगली अभी तक मैंने जो ब्रेक में ट्विटर देखा है अब्दुल्ला, ऑप्शन सी पे लोग ज़रा ज़्यादा राजी हैं और इसका जो लाल नॉट रियली ब्राउन रंग है उस पे लोग जो है वो काफ़ी महजूज हो रहे हैं। जबरदस्त, उन्हें पसंद आ रहा है मेरा ख्याल है। अच्छा जी, अगर आपके पास असली साहिवाल नस्ल का कोई बैल या जानवर है ना, तो आप हमें उसकी तस्वीर भेजिएगा, क्योंकि मैंने तो मंडी छान मारी, मुझे असली साहिवाल नस्ल का जानवर, वो जानवर जिसके जो झालर होती है वो जमीन तक होती है। अपेरेंटली पूरी मंडी इन्होंने तलाश किया कि यही पूरी टीम में ये बातें हो रही थी कि भाई वो वाली चीज़ नजर नहीं आई। तो अब्दुल्ला, होपफुली पीपल विल सेंड यू, आपको नजर आ जाएगा। हम आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात। या अभी तो हफ्ता स्टार्ट हुआ है, विल सी यू टुमारो।